चलिए, चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू से शुरू करने जा रहे हैं। ये है हर एग्ज़ाम के लिए जो बीपीएससी एडीओ आने वाला है। बिहार एसआई का एग्ज़ाम चल रहा है। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। बहुत सारे सवाल ऐसे आए हैं जो मैंने एनसीईआरटी से पढ़ाया है। बहुत सारा वन लाइनर जो मैंने 9 घंटे का वीडियो डाला है, उसी से आया है। निष्कर्ष के रूप में ही दिया है, लेकिन पता है अगर मेरा डिटेल अगर एक-एक पढ़ के जाऊँगा ना, एक-एक डिटेल का हिस्सा दिया है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको लगा होगा कि मैंने जो पढ़ाया बहुत कम है। बहुत कमेंट किए थे कि नहीं आएगा सर, लेकिन आया है। तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मेरे पे विश्वास कीजिए, किताब पे तो विश्वास कीजिए। अब अपनी तारीफ़ करने से अच्छा पढ़ाई पे तारीफ़ करते हैं। अब मैं लाया हूँ फिर से सेल का। बायोलॉजी का सेल, सेल का पता है इतना क्वेश्चन लाया हूँ मैं कि आपका सेल का क्वेश्चन जो भी है, जहाँ से आए, किसी दुनिया के कोने से आए, उसका एमसीक्यू मैंने बनाया। एक-एक क्वेश्चन को मैंने एनालिसिस किया। अगर मेरा वन लाइनर देखे हैं, उसका वन लाइनर का ही एमसीक्यू है। ज़रूर देखिएगा, देखिए। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है कोशिका। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कोशिका की खोज किसने की था? मतलब किसने किए थे? तो रॉबर्ट हुक ने किए थे। सबसे पहला सवाल यही था, बी। अब देखिए दूसरा प्रश्न है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस वर्ष की थी? अब बताइए किस वर्ष? खोज करने वाला कौन था? रॉबर्ट हुक। अब किसने कब की थी ये पूछ दिया। तो कब किया था? 1665 में किया गया था। रॉबर्ट हुक ने किए थे। अच्छा, किए थे। अब देखिए और सवाल क्या बनता है? रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई कोशिका कैसी थी? अब कौन-सी कोशिका थी भाई जो खोजी गई थी? ये भी हो गया। मतलब देखिए खोजा कौन? रॉबर्ट हुक। कब खोजा गया? 1665 में। अब कौन-सी कोशिका खोजे रॉबर्ट हुक? तो मृत कोशिका खोजे थे, है ना? ऑप्शन नंबर बी, मृत कोशिका खोजे थे, है ना? चलिए, अच्छा ये हो गया। तो अब बताइए सर्वप्रथम जीवित और स्वतंत्र कोशिका की खोज किसने की? अब स्वतंत्र और जीवित कोशिका की खोज कौन किया था? ये सवाल बनता है कि नहीं? तो अब इसमें ल्यूवेनहुक का नाम आएगा। किनका नाम आएगा? ल्यूवेनहुक का। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका, ल्यूवेनहुक ने जो है जीवित कोशिका को खोज किया। अब ये सवाल हुआ। अब कोशिका से और सवाल क्या बनता है? तो पूछता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अब कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन दिया? बताइए। तो 2 व्यक्ति थे, श्वान और स्लाइडेन। तो श्वान और स्लाइडेन कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, ये है। यहाँ पे यहाँ पे तो नहीं दिया है। हाँ, दिया है। देखिए, श्वान है और स्लाइडेन, यही तो है। पूरा नाम है थियोडोर श्वान और एमजे स्लाइडेन, ये भी है। चलिए, अब और सवाल क्या बन सकता है कोशिका से? तो कोशिका से सवाल देखिए, ओमेनियस ओमेनियस सेल्यूला, ई सेल्यूला कथन किसका है? लिखिए, ओमेनियस सेल्यूला, ई सेल्यूला, ये कथन किसका है? तो ये भी हम पढ़े हैं वन लाइनर में। और किसका है बताइए? अगर निष्कर्ष में देगा तो ये सब को घुमा के ना देगा कोशिका से। तो बताइए। तो इस शब्द को देखते ही आपको याद आना चाहिए, कौन है? तो रुडोल्फ विर्चो। कौन है? रुडोल्फ विर्चो। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये भी थे। ये हम पढ़े थे हम लोग। और भी सवाल बनेगा। अब देखिए रुडोल्फ विर्चो से संबंधित अब सुनिए। रुडोल्फ विर्चो ने कब बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही होता है, मतलब पहले वाले कोशिका से होता है? कब बताए थे ये? बताइए तो जरा। पढ़े थे ना? तो पढ़े थे 1855 में पढ़े होंगे, सुने होंगे 1855, है ना? देखिए, उसी से सवाल है, एक-एक पेज का दिया हुआ है। अब देखिए राइबोसोम की खोज किसने की थी? बताइए राइबोसोम की खोज किसने किया? तो राइबोसोम का खोज करने वाला और कोई नहीं, बताइए कौन है? कमेंट कीजिए प्लीज़। तो वो खोज करने वाले जॉर्ज पैलेडे हैं। पैलेडे जी कहाँ है? जॉर्ज पैलेडे यहाँ है। पैलेडे वो बोलते हैं 1955 में किए थे, याद रखिएगा। 1855 में कौन किए थे बताइए? अगर पूछे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया भाई? ये सवाल पूछता है। बताइए, तो कोलिकर ने किया था। किसने? कोलिकर ने। और कोलिकर ने कब किया था? 1857 में किया था। पढ़ाए थे ना ये? पढ़ाए थे। अगर मेरा कोशिका का देखे होंगे, सेल का अगर वन लाइनर देखे होंगे, मैंने बताया है। अब इसमें पूछ रहा है, इस पाठ्य पुस्तक के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण जो है किसने किया था? तो नामकरण कौन दिया माइटोकॉन्ड्रिया का बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं याद करने के लिए। इसका नामकरण देने वाले कौन थे? अल्टमैन। तो अल्टमैन कहाँ है? ऑप्शन नंबर में सी। कोलियर कौन थे? कोलियर जो थे ना वो थे खोज किए थे। कोलिकर ऐसा पूरा नाम है, ठीक है ना? अगर मान लीजिए 11वां प्रश्न पूछे कोशिका जीवन जो है कोशिका जीवन की कौन-सी इकाई मानी जाती है? तो कोशिका का जीवन इकाई अगर पूछे आपसे कौन है ना? तो आप बताइए क्या बताइएगा? बहुत अच्छा सवाल है और सटीक जवाब है, बताइए जल्दी। प्लीज़ कमेंट करेंगे।
11वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो इसमें से देखिए संरचनात्मक तो होगा, स्ट्रक्चर होगा, कार्यात्मक, फंक्शनल होगा, आनुवांशिक हम जानते हैं, मतलब उपरोक्त में से सभी होगा। अगर कोशिका से संबंधित अगर कोई भी बात पूछे तो संरचनात्मक रूप से भी होगा, कार्यात्मक रूप से भी बढ़ता है, आनुवांशिक रूप से भी कोशिका का निर्माण होता है। ये हो गया। अब एक सवाल और है, हाइपरप्लासिया। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ है ना? तो हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ है? तो ये कोशिका से संबंधित है, मतलब कोशिका की संख्या में वृद्धि होने से संबंधित है। तो कोशिका की संख्या में वृद्धि होने से संबंधित है हाइपरप्लासिया। अच्छा, 13वां प्रश्न बता दीजिए तो कोशिका विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? मतलब साइटोलॉजी का जनक किसे मानते हैं बताइए तो? तो हम बताएंगे अरे भाई रॉबर्ट हुक को मानेंगे, फादर ऑफ साइटोलॉजी। कौन है? रॉबर्ट हुक। और ये क्या किए थे? मृत कोशिका की खोज किए थे, है ना? लिवन क्या किए थे? जीवित कोशिका की खोज किए थे। अगर आपसे और पूछे कि आधुनिक कोशिका विज्ञान जिसे मॉडर्न साइटोलॉजी बोलते हैं, इसके जनक कौन है? इसके मतलब पिता कौन है? फादर कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। तो हम बताएंगे स्वानसन, स्वानसन, कॉलर कॉलर पी स्वानसन बोल दीजिए। और ये जो थे कौन है? कोशिका विज्ञान के जनक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी है रॉबर्ट हुक। याद रखिएगा। अब मॉडर्न पूछे तो स्वानसन को बता देना है। अगर पूछे भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है भाई? तो भारतीय कोशिका मतलब फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। तो हम बताएंगे ए के शर्मा। तो ए के शर्मा कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। याद आ रहा है? ये सब सवाल एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर निष्कर्ष में भी आएगा तो उसका बाप को रिजल्ट देना पड़ेगा, अगर ध्यान से आप ये कोशिका से अगर आता है तो। इसी तरह सारा टॉपिक मैं करवा दूंगा। लिवन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज किस वर्ष की थी? बताइए। तो लिवन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, मैंने बोला था। और मृत कोशिका का रॉबर्ट हुक ने। तो जीवित कोशिका का खोज करने वाले जो जब लिवेनहॉक हैं तो वो किए थे 1674 में। कब किए थे? 1674 ईस्वी में किए थे। अगर आपसे और भी पूछे कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की संरचना किसकी तरह देखी थी, तो रॉबर्ट हुक जब कोशिका का देख रहे थे संरचना तो कैसा दिख रहा था उनका बताइए तो? मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा था, समझे? कोशिका हमारा जो है मधुमक्खी के छत्ते जैसा होगा। और एक बात और जान लीजिए, जॉर्ज पेलेटे ने राइबोसोम की खोज कब की थी? राइबोसोम की खोज कब की थी बता दीजिए तो जरा। तो अरे भाई राइबोसोम की खोज कब की थी? 1955 में। ये तो हम पढ़े थे। ये हम ऑप्शन नंबर है। और कौन किया था? बताइए। जॉर्ज पेलेडे हैं। 19वां प्रश्न बताइए। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? इस इमेज का नीचे जो है, हमारे नीचे इमेज दिया हुआ है मेरा, उस इमेज के आधार पर मैंने ये बनाया है। मतलब कि मैंने जो क्वेश्चन बनाया है उस किताब का मैंने थंबनेल दे दूंगा, देख लीजिएगा। तो बताइए, अगर महिला और जो है महिला का अंडाणु और 19वां प्रश्न की बात करते हैं, बताइए। तो 19वां प्रश्न का जवाब बताएंगे, प्लीज कमेंट करेंगे। देखिए इस बुक के हिसाब से आंसर जो होगा अंडा वाहिनी में होगा। नॉर्मल बात है, निषेचन फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? अंडा वाहिनी में होगा। अब देखिए 20वां प्रश्न क्या है कि कोलिकर कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वर्ष की थी? ये तो हम जानते हैं, बताए भी थे। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हुआ था तो 1857 में हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम के समय हुआ था। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं 20वां प्रश्न की बात। 20 क्वेश्चन का सीरीज बनाया है। अब देखिए सेल का जो महत्वपूर्ण और भी है, जो कि पार्ट पेज 1 पेज 2 के हिसाब से है। अब इसमें ये देखते हैं कि इसमें क्या सवाल है। तो सवाल यही है कि संपूर्ण जैविक प्रक्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा या ईंधन किस रूप में उपस्थित होता है? हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें पूछ रहा है कि संपूर्ण जो प्रक्रिया होता है या संचालन होता है ऊर्जा के रूप में या ऊर्जा ईंधन के रूप में, तो कहाँ पे उपस्थित होता है सेल के लिए? बताइए। और मैंने इसका भी वीडियो छोटा में भी बनाया है, शॉर्ट वीडियो एक वो डाला है एआई के माध्यम से। और ऐसे भी तो बताइए। तो हम सुने होंगे एटीपी का, सुने होंगे एटीपी के रूप में होता है। एटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा ऊर्जा ईंधन है एक तरह से सेल के लिए। अब देखिए केवरस चक्र का नाम भी सुने होंगे। तो केवरस चक्र की प्रक्रिया जो है कोशिका के किस अंग में संपन्न होती है? केवरस चक्र बताइए। तो केवरस चक्र की प्रक्रिया जो होती है, ये होती है हम बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। किसमें होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगी केवरस चक्र प्रक्रिया। और इस याद रखिएगा, इसका खोज करने वाले नाम भी पूछ रहा है। कैसे पूछेगा? तो सुनिए। आगे तो सुनिए, केवरस चक्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? अध्ययन कौन किया बताइए? तो अध्ययन करने वाले और कोई नहीं, हैंस एल्डोफ केवरस थे। उनका खुद का नाम था केवरस। ठीक है। और भी सवाल क्या पूछेगा सुनिए। सवाल है कि केवरस चक्र में जो है पायरुविक अम्ल ऑक्सीकृत होकर किसमें बदल जाता है? किसमें बदलेगा ये बताइए? तो जो
पायरुविक अम्ल है, ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में बदल जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मतलब पानी में बदल जाएगा। ये हो गए। अगर आपसे और पूछते क्या पूछे? तो सुनिए, 2 कोशिकाओं के मध्य 2 कोशिकाएँ 2 सेल है, उसके मध्य याद रखिए आप पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? आना-जाना किसके माध्यम से होगा? प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो जीव द्रव, जीव तंतु याद रखिएगा प्लाज़्मोडेमाटा के रूप में होगा। तो जीव द्रव तंतु के रूप में होगा। प्लाज़्मोडियम मेटा बोल दीजिए या मेटा, माटा भी बोल सकते हैं। आगे चलेंगे, कोशिकाओं में जो है किस तत्व के एकीकृत होने से रंध्र रंध्र मतलब स्टोमाटा खुल जाते हैं। तो किससे खुलेंगे स्टोमाटा? पोटेशियम से हो जाएगा, पोटेशियम के एकत्रित होने से हो जाएगा। पोटेशियम मतलब के, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। अब और सवाल बताइए, विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन-सी है? तो विश्व की सबसे छोटी कोशिका अगर आपसे पूछे तो क्या बताना है? प्लीज़ कमेंट करिए। प्लीज़ कमेंट करेंगे, विश्व की सबसे छोटी कोशिका जी। तो हम जानते हैं माइकोप्लाज़्मा, माइकोप्लाज़्मा सिर्फ़ नहीं, माइकोप्लाज़्मा गैलीसेप्टिकम होगा। ये ऑप्शन नंबर बी सही होंगे। अगर आपसे पूछते कि विश्व की सबसे बड़ी एवं भारी कोशिका किसकी होती है? तो विश्व की सबसे भारी और बड़ी कोशिका अगर पूछे तो शुतुरमुर्ग कांडा। शुतुरमुर्ग कांडा सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हो गई। अगर पूछे मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन-सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका अगर पूछे ना, तो हम बताएँगे सेरिबेलम। सेरिबेलम बोलेंगे, सेरिबेलम। और सेरिबेलम में भी कौन-सा? तो सेरिबेलम की ग्रैन्युल सेल, वो सबसे छोटी है। और भी सवाल सुनिए, पूछते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन-सी है? लार्जेस्ट सेल कौन-सा है? तो हम बताएँगे लार्जेस्ट में आ जाए, तो हम बताएँगे अंडाणु। क्या ये बात सत्य है? तो सत्य है, सिर्फ़ केवल महिलाओं में होता है, मानव शरीर के लिए सबसे बड़ा अगर देखा जाए। अगर आपसे पूछते कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका मतलब लॉन्गेस्ट सेल कौन-सा है? लार्जेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट, बताइए कौन-सा होगा? बताएँगे तो न्यूरॉन होगा। याद रखिएगा, न्यूरॉन का नाम सुने होंगे? तंत्रिका कोशिका जिसे बोलते हैं न्यूरॉन, है ना? अब देखिए, पुरुष में सबसे छोटी कोशिका कौन-सी है बताइए? पुरुष में सबसे छोटी कोशिका कौन-सी है? बता दिए 12वाँ प्रश्न का जवाब दिए। तो हम जानते हैं शुक्राणु, स्पर्म, ठीक है? आगे चलेंगे। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन-सी है बताइए? सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन-सी है? तो हम बताएँगे कॉलेरपो टैक्सीफोलिया, ऑप्शन नंबर बी। और चलिए, कोशिका का विभाजन 14 प्रश्न है, कोशिका का विभाजन कितने प्रकार का है या कितने प्रकार से होता है? कोशिका का विभाजन, तो हम बताएँगे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगर पूछते 15वाँ प्रश्न 15वाँ प्रश्न क्या है? पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन्स कौन-सा है? बताइए, कौन-सा है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला, एक्टिव करने वाला, आगे बढ़ाने वाला, साइटोकाइनिन है। क्या है? साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं सवाल? कितने सवाल आ रहे हैं? किस प्रकार की कोशिका के अनियंत्रित विभाजन के कारण कैंसर रोग जो है होता है? मतलब विभाजन होने लगा अनियंत्रित, कंट्रोल नहीं होगा, तो समसूत्री विभाजन कहेंगे। समसूत्री विभाजन कहाँ है? यहाँ पे है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए मिटोसिस बोलिए इसको। 17वां प्रश्न है निषेचन की जो क्रिया है कहाँ संपन्न होती है? निषेचन, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। तो निषेचन की क्रिया जो है कहाँ संपन्न होगी बताइए? निषेचन के, तो अब हमको आपसे बताना है कि निषेचन की क्रिया फर्टिलाइजेशन की कहाँ होगी? आप कमेंट करिए फिर से। तो ऑप्शन नंबर बी अंडवाहिनी में होगा। कहाँ होगा? अंडवाहिनी में। अब बताइए क्रेवस चक्र में जो ऊर्जा है किस रूप में विमुक्त होता है? मतलब विमुक्त होता है, अलग होता है, आगे निकलता है? बताइए तो एटीपी के रूप में होता है। ऊर्जा कैसे बनता है? या निकलने की प्रक्रिया होती है? तो ये हमारा एटीपी के रूप में होता है। आगे सुनिए। कोशिका विभाजन का तीसरा जो प्रकार है कौन-सा है? देखिए, तीसरा प्रकार जो है हमारा अर्धसूत्रीय विभाजन है। समसूत्रीय, असूत्रीय विभाजन ये हिस्से में बाँटा गया है। तो उसमें से अगर पूछे देखिए पहला है असूत्रीय विभाजन, दूसरा समसूत्रीय और तीसरा नंबर है सबसे अंत में असूत्रीय विभाजन, याद रखिएगा। अब रंध्र की बात करते हैं, स्टोमाटा की बात करते हैं। तो स्टोमाटा मतलब रंध्र खुलने के लिए
मतलब स्टोमाटा खुलने के लिए उत्तरदायी तत्व अगर पूछे पोटेशियम का रासायनिक संकेत क्या है? तो रासायनिक संकेत पोटेशियम का क्या है? के है, तो के ही तो है। देखिए क्वेश्चन को किसी भी तरह घुमाएगा ना, अगर निष्कर्ष वाला भी आएगा, तो चैलेंज देता हूँ कि आप देख के जाइएगा, तो आपको आ जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा कंटेंट कोई फालतू नहीं है, लोग इग्नोर करते हैं। आप ध्यान से देख के जाइए, निष्कर्ष भी आएगा तो आप टिक लगा के आइएगा। सिर्फ सुनिए तो, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने हर ढंग से वीडियो बनाया है, फास्ट, स्लो और मध्यम। याद रखिएगा। चलिए, अब देखिए कोशिका विज्ञान की बात करें, सेल बायोलॉजी की बात करें, भाग 3 की बात करेंगे। तो देखिए जीवन का भौतिक आधार जो है किसे माना जाता है? बताइए। अब सेल का तीसरा पार्ट है, तीसरा पेज चल रहे हैं, पलट ले रहा हूँ मैं भी, है ना? इसी बुक से पढ़ा रहा हूँ ना, तो हम एक-एक चीज़ याद दिलाते चलते हैं कि कहाँ-कहाँ, कौन-सा ऑनलाइन में पढ़ाएँ। पेज नंबर 3 पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। पेज नंबर मतलब देखिए वो 2 ही है, 2 का हिस्सा में है, 2-2 भाग का हिस्सा बँटा हुआ है, तो 2 भाग में ये तीसरा है। तो कोशिका विज्ञान में जीव विज्ञान का भौतिक आधार अगर पूछे, बताइए किसे माना जाता है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रोटोप्लाज्मा को मानते हैं, जीवद्रव को मानते हैं। ये मेरा है भौतिक आधार पे। अगर मान लीजिए किस कोशिकांग को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली किसे कहिएगा? लाइसोसोम को। लाइसोसोम क्या है? ये आत्महत्या की थैली है। किसकी? कोशिकांग की, कोशिका की, ऐसे बोलिए। अब गोल्जी काय बोलते हैं। कान्य नाम क्या है? गोल्जी काय को और किस नाम से जानते हैं? बताइए। तो हम बताएँगे डिक्टोसोम के रूप में जानते हैं, डिक्टोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिक्टोसोम, है कि नहीं? 1 मिनट रुक जाइए, मैंने कोशिकांग कहा डिक्टोसोम। और भी जानेंगे, अभी मेसोसोम बाकी है। अब देखिए, अब यहाँ पे पैलेट कण पैलेट जी अपना कण दिए थे, अंश दिए थे, पार्टिकल्स दिए थे। किस कोशिकांग को कहा जाता है बताइए? पैलेट कण किस कोशिकांग को कहा जाता है? प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो हम बताएँगे राइबोसोम को कहते हैं, उसी का तो ये बेचारे खोज करने वाले थे, है ना? पढ़े थे ही राइबोसोम। चलिए, अगर पूछे कोशिका की अचल संपत्ति किसे माना जाता है? मतलब वास्तविक संपत्ति जो है, प्रॉपर्टी जो है कोशिका का, किसे बताइएगा? तो हम बताएँगे और किसे बताएँगे? आप बताइए, न्यूक्लिक अम्ल को बताएँगे। किसे बताएँगे? न्यूक्लिक अम्ल को, एसिड को। अच्छा, अब चलिए, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार की राइबोसोम पाए जाते हैं? अब आ गया, क्या? बता दीजिए। आपसे सवाल पूछ लिया प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका के पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? किस प्रकार का राइबोसोम पाए जाते हैं? तो अगर यूकैरियोटिक कोशिका में अगर किस प्रकार का पूछेगा ना, तो हम बताएँगे वो उसमें राइबोसोम होते हैं 80 इस प्रकार के होते हैं। 70 एस किसका होता है बता दीजिए तो? तो वो होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका का, जो कि आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम होंगे? तो 70 प्रकार का, मतलब 70 एस बताइएगा। राइबोसोम है ना? याद रखिएगा। और यही यूकैरियोटिक में 80 एस याद रखिए 80 एस बता दीजिएगा। बहुत आसान सवाल है। किस कोशिकांग को जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है बताइए? यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। बताइए, बताइए। तो हम क्या बताएँगे? लाइसोम, ग्लाइकोजेन बताइए। आप ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। क्योंकि सूत्र कणिका को ही माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, है ना? सूत्र कणिका में ही पाए जाते हैं दोनों, इसके भीतर, यूकेरियोटिक के भीतर, ठीक है? और सुनिए, आदिम कोशिकाएँ मतलब आदिम मतलब प्राचीन काल के आदमी की बात हो रही है। किन कोशिकाओं को कहा जाता था आदिम कोशिका? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे नहीं कटा है, सॉरी। चलिए, तो आदिम कोशिका बताइए किन कोशिकाओं को कहा जाता था? तो आदिम कोशिका जो था वो और कोई नहीं प्रोकैरियोटिक है। प्रो मतलब प्रो और आदिम मतलब प्रिमिटिव बोलते हैं ना उसी को। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आदिम कोशिका कहते हैं। और चलिए यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक बोलते हैं ऐसे यूकैरियोटिक हम लोग अपने उच्चारण में बोलते हैं याद करने के लिए। यूकैरियोटिक सेल में जो है प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? बताइए। तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से, क्या जानते हैं? आप भी कमेंट कर सकते हैं। तो एक प्रोटीन का बना होता है, क्या ये बात है? तो हाँ, बना होता है, लेकिन कौन-सा प्रोटीन? कमेंट कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो हम बताएँगे, एक ही तो यहाँ पे ऑप्शन में प्रोटीन है, उसी प्रोटीन का होगा फ़ॉस्फ़ोलिपिड प्रोटीन, याद रखिएगा।
अब बताइए कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के गुणसूत्रों में कौन-सा विशेष प्रोटीन पाया जाता है? कौन-सा विशेष प्रोटीन पाया जाता है? प्लीज़ कमेंट करेंगे, बताइए। तो हम बताएँगे कि भाई यूकेरियोटिक गुणसूत्रों में अगर देखा जाए, मतलब क्रोमोसोम में देखा जाए, तो इसमें हमको क्या है बताइए? विभेदन किया जाता है। तो किस रूप में करेंगे ये बताइए? तो आपका जो है हिस्टोप्रोटीन का नाम सुने हैं? हिस्टोप्रोटीन यही होता है, ठीक है? तो हिस्टोप्रोटीन जैसे फाइसो फॉस्फोलिपिड प्रोटीन होते हैं, उसी तरह आपको हिस्टोप्रोटीन होते हैं। लेकिन अंतर है, यूकेरियोटिक सेल के प्लाज्मा झिल्ली से ये बनी होती है। कौन? प्रोटीन वाला। और हिस्टोप्रोटीन जो बने होते हैं, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के गुणसूत्र में कौन-सा प्रोटीन पूछ रहा है विशेष रूप से? तो हिस्टोन। गुणसूत्र में हिस्टोन, ठीक है? ऐसे हिस्टोन बोलते हैं, ठीक है। आगे चलिए। बाहरी आवाज को इग्नोर करिएगा। अगर पूछे अंतःप्रद्रव्य जालिका किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो अंतःप्रादिव्य जालिका जिसे एंडोप्लाज्मिक जो है रेटिकुलम बोलते हैं। तो एंडोप्लाज्मा किस पदार्थ से निर्मित होती है? ये बताइए। बताइए, अंतःप्रायदीपीय जालिका जो बनते हैं, वो कैसे होगा? तो हम जानते हैं लाइपोप्रोटीन से होंगे। लाइपोप्रोटीन्स कहाँ हैं? ऑप्शन नंबर बी है। अगर आपसे पूछे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है श्वसन और विभाजन का कार्य कौन-सी संरचना करती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य है, मतलब बराबर माना जाता है। तो मीसो का नाम सुने हैं? मीसोसोम का। मीसोसोम करता है विभाजन, जो सेल डिवीजन का कार्य करता है और श्वसन में भी करता है। तो ये करता है मीसोसोम। इसी का मतलब समतुल्य बराबर माना जाता है। अगर आपसे पूछे कि पौधे में घाव हो जाते हैं, घाव को भरने में सहायक हार्मोन्स कौन-सा है? बताइए। कौन-सा है हार्मोन्स येस बताइए पौधों में? बता सकते हैं प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि आपके पास सवाल बहुत हैं, जवाब एक ही है। जवाब दीजिए। तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, बताइए। मैंने सवाल जो किया है जवाब दीजिए। उसका नाम है ट्राउट मैटिन। ट्राउट मैटिन घाव भरने में सहायक होता है। कहिए पौधों का डॉक्टर हार्मोन्स भी कहते हैं इसे। अगर पूछते आपसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में विभाजन किस विधि द्वारा होता है? बताइए, क्या समसूत्री द्वारा? किसके द्वारा होगा विभाजन? किसका? प्रोकैरियोटिक का। प्रोकैरियोटिक का विभाजन अगर पूछे तो बताना है। तो इसका विभाजन जो होता है ना विखंडन द्वारा होता है, मूल्कन द्वारा होता है ना? तो इसमें तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिख रहा है। अब बताइए, यूकेरियोटिक कोशिका का विभाजन कैसे होगा? प्रोकैरियोट प्रोकर सॉरी प्रोकैरियोटिक का तो समझ गए मूलकन, लेकिन यूकेरियोटिक का समसूत्रीय अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा होता है। इसमें समसूत्री भी अर्धसूत्री भी आ जाएगा। चलिए, अगर मान लीजिए 17वां प्रश्न पूछे कोशिकीय विभेदन कोशिकीय विभेदन एवं संकेतन का कार्य किस कोशिकांग से संबंधित है? बता दीजिए। 17वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो हम बताएँगे कि अगर भाई हमारा कोशिकीय विभेदन हो रहा है या संकेतक का कार्य कर रहा है, तो करेगा कौन? माइटोकॉन्ड्रिया ही करेगा ना? बताइए तो? बताइए, सूत्रीय विभाजन अगर करिएगा, तो हमको किसकी भूमिका होगी? प्लीज़ कमेंट कर देंगे। आपके हाथ में है माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सिंपल सवाल, आंसर भी है। बस क्वेश्चन को देखिए, सेल से एक भी अबरी सवाल छूटेगा नहीं। जिनका भी अगर भयभीत हैं, तो ये सेल का वीडियो देख के जाइएगा। वन लाइनर पढ़ लीजिए, फिर एमसीक्यू देखिएगा। नरेंद्र गार्ड भी वादा करता है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि निष्कर्ष भी आ जाए और एक सेल का क्वेश्चन छूट जाएगा। क्योंकि सेल का इतना क्वेश्चन तोड़ा हूँ मैंने ना, कि सारा क्वेश्चन ही सेल का, जो सेल का सवाल बनने का तरीका होता है, मैंने वो जोड़ा है। आप खुद देख लीजिए, एक-एक लाइन, कौन स्थापना किया, कौन बनाया, कब बनाया गया और कितने प्रकार के वैज्ञानिक आए, सब इसमें दे रहा हूँ क्वेश्चन में। कौन सा तत्व जो है स्टोमाटा से खुलने एवं बंद होने को नियंत्रित करता है? देखिए, ये दूसरा उसी तरह का स्टोमाटा से सवाल पहले हो चुका है, फिर आया है, लेकिन घुमा दिया है नियंत्रित करने का। तो बताइए, इसमें पोटेशियम का भूमिका होता है कि नहीं? स्टोमाटा में पोटेशियम है ना जी? एकदम है, इसमें सोचना ही नहीं है। चलिए, अब फिर से सवाल सुनिए। 20-20 क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बनाए हुए हैं। 2 कोशिकाओं के मध्य अगर देखा जाए, तो पदार्थों का आवागमन होता है। तो किसके द्वारा होगा? तो जीव द्रव के कारण होगा ना, जीव तंतु के कारण होगा। अब देखिए केवल चक्र का, देखिए दोबारा क्वेश्चन है लेकिन अलग तरीके से। देखिए, ये पृष्ठ जो आप देख रहे हैं पेज नंबर 10 है। कैलस चक्र में पायरुविक अम्ल जो है किसमें बदल जाता है? तो पायरुविक अम्ल कैसे बदलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में आता था, जल में बदल जाएगा। क्वेश्चन को देखिए 3 ढंग में पूछा, तीनों को अलग-अलग मैंने कर दिया है। एक ही क्वेश्चन को 3 ढंग में कि आपको आसानी से कोई भी घुमाए। आना चाहिए आंसर वही जो दिया हुआ है। आगे चलेंगे।
अब आते हैं हम लोग आगे। अब आगे आएँगे तो देखिए कहाँ देखिए, अब आगे बायोलॉजी का भाग 3 है, ठीक है? इसमें सवाल जो बनेंगे हम करेंगे। देखिए, आपको ये सवाल देख के थोड़ा-सा लगेगा ट्रैफिक पुलिस। इसमें ऑप्शन थोड़ा सजा नहीं पाया हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ट्रैफिक पुलिस, तो ट्रैफिक पुलिस जो है किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो हम बताएँगे गोल्गी काय को कहा जाता है। आप देखिए, अब आपसे देखिए लाइसोसोम पढ़े थे, क्या पढ़े थे? कोशिकांग का आत्महत्या की थैली है, ठीक है, ये पढ़े थे। एटीपी का नाम पढ़े होंगे, एटीपी भी पढ़े थे, कोशिका से संबंधित है। इसको क्या बोला गया था पता है? ऊर्जा, ईंधन का कार्य करने वाला प्रक्रिया। इससे ऊर्जा और ईंधन का काम कौन कर सकता है? या इसके माध्यम से करवाया जाता है तो एटीपी से, है ना? आत्महत्या की थैली कौन है? लाइसोसोम। तो ट्रैफिक पुलिस कौन है? बताइए, तो गंजिका है। कोशिकांग का है ही है हिस्सा है। कोशिका से 3 सवाल बने और तीनों सवाल फेमस है। तीनों पूछा है कि नहीं? पूछा है। अगर मान लीजिए निष्कर्ष में दे दे, चाहे आपको ए और बी में दे दे। एक तरफ दे दे माइटोकॉन्ड्रिया, फिर दे दे आपको गोल्गी काय, फिर लाइसोसोम, फिर आपको दे दे एटीपी और इधर दे दे, ऊपर लिख दे, यहाँ पे लिख दे कि आत्महत्या की थैली, फिर यहाँ पे लिख दे एटीपी ऊर्जा का ईंधन और बोले कि मिलान कीजिए, तो ऐसे-ऐसे मिलान करिएगा ना? ये पूछता है कि नहीं? पूछता है, तो आपको मिलान करने वाला भी आएगा तो आसानी से हो जाएगा। अब यही बात करते हैं तो देखिए, प्रोटोप्लाज्मा की बात करते हैं, जीव द्रव की बात करते हैं, तो जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन-सा है बताइए तो? तो ऑक्सीजन है, हम जानते हैं 65% है ना? क्लियर हो गए। अगर आपसे पूछते कि यहाँ पे देखिए, कि पादप कोशिकाओं में जो है रिक्तिकाएँ के चारों ओर उपस्थित झिल्ली क्या कहलाती है? तो जो हमारा ये जो देखिए ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। तो कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए, ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है? ऑप्शन। तो एक बात बताइए कि पादप कोशिकाओं में रिक्तिका के चारों ओर जो उपस्थित झिल्ली है, वो क्या कहलाएगा? पौधे की बात हो रही है, बताइए? तो हम जानते हैं कि इसमें रिक्तिका रस होता है। क्या होता है? रिक्तिका रस। क्या ये बात सत्य है? है तो सत्य, लेकिन पादप है, पौधा है, पौधे में बताइए? कमेंट कर सकते हैं? टोनोप्लास्ट का नाम सुने? टोनोप्लास्ट? सुने होंगे। टोनोप्लास्ट है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? टोनोप्लास्ट होता है। चारों ओर उपस्थित झिल्ली के रूप में होगा, उसे हम टोनोप्लास्ट कहेंगे। और सुनिए, अगर पूछे किसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, लीजिए, पावर हाउस किसे कहा जाता है? पावर हाउस हम इस एक ही व्यक्ति को कहते हैं ना? एक ही व्यक्ति मतलब व्यक्ति नहीं, एक ही ऑप्शन के हिसाब से कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं ऊर्जा पावर हाउस, ऊर्जा घर। अब ईंधन का कार्य कौन करवाता है? ऊर्जा किससे हम लेते हैं? मतलब बनने का संभावना है तो एटीपी। आत्महत्या के थैली कौन है? लाइसोसोम। और गोल्गी का क्या था? क्या था ये? बताइए गोल्गी का? पढ़े हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जस्ट पढ़े। बताइए? तो गोल्गी का हमारा प्लीज़ कमेंट कीजिए, ट्रैफिक पुलिस है ना? याद आया होगा। तो सोचिए, अब इतना सारा आएगा और निष्कर्ष हो चाहे मिलन हो, मिलान वाला हो, आएगा ना आंसर? चलिए, अगर पूछे केंद्रक, न्यूक्लियस की के अलावा किस कोशिकांग में जो है डीएनए, याद रखिएगा, पाया जाता है? तो अब बताइए केंद्रक के अलावा कोशिकांग का कौन-सा ऐसा जगह है जिसमें डीएनए पाया जाता है? क्या गोल्गी का है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है और हरितलवक है या रिक्तिकाएँ हैं? बताइए। तो हम बताएँगे और आप बताएँगे। कमेंट कीजिए। प्लीज़ कमेंट करेंगे क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल और सेंट्रोसोम में पाए जाते हैं। समझ गए? तो याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और यहाँ पे क्लोरोफिल और सेंट्रोसोम। तो क्लोरोफिल तो है नहीं, क्लोरोफिल है। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक को ही क्लोरोफिल बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। और याद रखिएगा कि एक और होगा सेंट्रोसोम। ये 3 ऑप्शन आएँगे तो समझिए एक ही से संबंधित है, डीएनए से संबंधित है। ठीक है? चलिए, आगे बात करते हैं किस कोशिकांग को जो है पाचन थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लीजिए, अब पढ़े थे हम, किसे कहिएगा? लाइसोसोम को कहेंगे ना, पाचन थैली कहिए चाहे आत्महत्या की थैली कहिए, एक ही है कि नहीं लाइसोसोम? और हम पढ़े थे गोल्गी काय, क्या था ये? ट्रैफिक पुलिस कहते हैं इसे, सुनते जाइएगा। और अभी सेंट्रोसोम क्या था? तो हम जानते हैं कि अभी जस्ट पढ़े कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल और सेंट्रोसोम ये जो है केंद्रक के अतिरिक्त के कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होते हैं, तो इसी माध्यम से होते हैं सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल ऐसे बोलिएगा, ठीक है? अब राइबोसोम का तो बताइए प्रोटीन का भूमिका है कि नहीं इसमें? बताइए, मजा आ रहा है ना?
क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा-सा ये क्वेश्चन को मैं सजा नहीं पाया हूँ, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। देखिए, सौर कोशिका किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो सौर कोशिकाएँ किस सिद्धांत पर कार्य करेगी? क्या गुरुत्वाकर्षण पे कार्य करेगी? या प्रकाश विद्युत प्रभाव पे करेगी? या सी अपवर्तन या परिवर्तन के रूप में करेगी? बताइए। तो हम बताएँगे सौर कोशिकाओं की अगर बात करें और सिद्धांत की बात हो रही है, तो हमें तो आसानी से समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कि प्रकाश के विद्युत प्रभाव पर नहीं होगा ना जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही होगा ना। दम होगा, इसमें सोचना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर आपसे पूछे कि पादप से प्राप्त टैनिन मतलब पौधे से प्राप्त जो हम लोग कहते हैं टैनिन या टैनिन का उपयोग किसमें किया जाता है? दवा में, रबड़ में बनाने में या चमड़ा और स्याही का निर्माण में या खाद बनाने में? प्लीज कमेंट करिए। तो हम बताएंगे चमड़ा और स्याही के निर्माण में करेंगे और किस में करेंगे? ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछे 10वां प्रश्न, पौधों के घावों को भरने में सहायक हार्मोन्स जो है कौन सा है? बताइए। सहायक हार्मोन्स कौन सा है? तो हम बताएंगे ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन जो है ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है ट्राउमेटिन, ये घाव भरने में हम पढ़े हैं, जानते हैं, क्योंकि पौधे का डॉक्टर भी कहा जाता है ट्राउमेटिन को, है ना? और भी सवाल देखिए 11वां प्रश्न। 11वां है किस कोशिकांग को यूकैरोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरोटिक कोशिका माना जाता है? बताइए। तो देखिए यूकैरोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरोटिक माना जाता है, ये तो हम पढ़े हैं ना जी, माइटोकॉन्ड्रिया, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी। और सुनिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? बताइए, किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 80 एस हम जानते ही, दोबारा पढ़ लिए, इसलिए दोहरा दिया कि मैंने, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है किस प्रकार का राइबोसोम पाए जाएँगे? तो किस प्रकार का होगा? तो 70 एस। देखिए प्रोकैरियोटिक 70, यूकैरियोटिक 80। यू है ना, यू है मतलब न्यू है मतलब 80 होगा, एस ज़्यादा होगा 10 और प्रो मतलब पुराना, पुराना मतलब 70 कम होगा। याद रखिएगा ऐसे। चलिए, अगर पूछे जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है? तो जीवन का भौतिक आधार अगर पूछे, फिर से दोहरा रहा है ये सवाल, सुनिएगा, तो जीव द्रव को, प्रोटोप्लाज्मा को। सिर्फ याद करवाने के लिए ये दोहरा रहा हूँ, नहीं तो छोड़ देता। अगर मान लीजिए कोशिका का अचल संपत्ति पूछे किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं न्यूक्लिक अम्ल को बोलते हैं। अचल संपत्ति है ना जी। चलिए, फिर से सुनिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन लेने का कार्य होता है, कौन सा संरचना करता है श्वसन के लिए? तो मेसोसोम श्वसन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? रेस्पिरेशन के लिए। अगर पूछते कोशिका द्रव का बाह्य सीमा, बाहरी सीमा को बोलते हैं आउटर लाइन, क्या कहलाती है बताइए तो? कोशिका द्रव का आउटर लाइन। तो आउटर लाइन हम कहेंगे प्लाज्मा झिल्ली को कहेंगे। कहाँ है प्लाज्मा झिल्ली? यहाँ पे है, मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, शरीर में रक्त के साथ जो है कोलेस्ट्रॉल का वाहन करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? बताइए, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बताइए? तो लिपिड और प्रोटीन्स कहलाएँगे। तो लिपिड और प्रोटीन कहाँ है? यही तो हैगा, लाइपोप्रोटीन, यही तो आंसर होगा ऑप्शन में बी। अब सुनिए, 19वां प्रश्न क्या है? प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से किन पदार्थों से बनी होती है? बताइए। प्लाज्मा झिल्ली, तो हम बताएँगे प्रोटीन से बनती है, और किससे बनेगी? केवल प्रोटीन से बनेगा? ठीक है। अगर मान लीजिए पूछते कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में या कोशिकाओं के गुणसूत्र क्रोमोसोम में पाए जाने वाला हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। हिस्टोन क्या है? तो एक प्रोटीन है। ये कौन नहीं जानता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आंसर थोड़ा मैंने गलत दे दिया। देखिए 19वां प्रश्न का आंसर होगा सी होगा। लिपिड्स और प्रोटीन दोनों होंगे। ठीक है? ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया था। ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य अगर भूमिका पूछेगा तब। चलिए, ये हो गए हमारे। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और कोशिका विज्ञान का भाग 4। अब इसमें भी सवाल जो बनेंगे 20 क्वेश्चन, ये भी समाप्त करूँगा और सिर्फ़ इसलिए करूँगा क्योंकि आपके जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरा कंटेंट आप खुद देख लीजिए, एक भी कंटेंट का मैं गलत इस्तेमाल नहीं करता। अगर क्वेश्चन दिया हो तो भरपूर देता हूँ और सिर्फ़ एमसीक्यू में, और वही क्वेश्चन देता हूँ जो संभावना आता ही आता है। बस तरीके बदल दे एग्ज़ामिनर, लेकिन आएगा आंसर वही जो दिया हुआ है। तो विश्वास कर सकते हैं। और मैं एनसीईआरटी इसलिए कहता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़िए, सब छोड़िए, ये सब मोह-माया है। एनसीईआरटी वास्तविक है एग्ज़ाम के लिए, अच्छा है। मतलब तारीफ़ कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि सारा किताब को हटा दीजिए, आपकी जिसकी इच्छा है वो करिए, नहीं तो हम ही पे क्लेम आ जाएगा कि अरे! सब किताब छोड़ के एनसीईआरटी पढ़वा रहा है, मतलब क्या बात है भाई, पैसा दे रहा है क्या? मेरा कोई पैसा नहीं दे रहा है। इसलिए क्योंकि कंटेंट देखिए और बुक देखिए हर एक चीज़ को, ठीक है? चलिए, गलत नहीं है, हर बुक पढ़ सकते हैं। चलिए, भयभीत हो गया मैं कि भाई आ जाएगा कंप्लेन, ऐसा आया है कंप्लेन, इसलिए मैं सपोर्ट नहीं कर सकता सभी का। चलिए।
अब यहाँ पे देखिए, कोशिका विज्ञान का भाग 4 देखेंगे। पौधों में फूलों को खिलने में सहायक हार्मोन्स जो है, कौन-सा है? फूलों पौधों में जो बताइए, फूल जो खिलते हैं, उसमें बताइए सहायक रूप से हार्मोन्स जो है, कौन-सा है? बता सकते हैं? तो हम बताएँगे फ्लोरो फ्लोरो फ्लोरीजेन फ्लोरीजेन याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, अगर मान लीजिए दूसरा प्रश्न है बीजों की जो है सुषुप्त अवस्था को भंग कर उन्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन्स कौन-सा है? प्रेरित करने वाला, एक्टिव करने वाला हार्मोन्स कौन है? बता सकते हैं? बताइए। तो सुस्त वाला व्यक्ति को हम बताते हैं जिबरेलिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए देख लीजिए, जिबेरीलिन। जिबरेलिन बोलते हैं इसे। थोड़ा-सा एक्टिंग कर लेता हूँ। अब इसी से सवाल देखिए फिर से बना। जिव जिबरेलिन और किस नाम से जाना जाता है? उसको और किस नाम से जानते हैं? बताइए। तो भाई हार्मोन्स है, तो हार्मोन्स में अंकुरित करता है, प्रेरित करता है, तो हम उसे वृद्धि हार्मोन्स भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना? तो एकदम बोलेंगे, ग्रोथ हार्मोन्स बोलिए इसको। अच्छा, पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का संग्रह जो है किस रूप में किया जाता है? पादप मतलब पौधे के कोशिका जो होते हैं, शेल होते हैं, उसमें ऊर्जा संग्रह होता है, तो कैसे होगा? तो अरे मंड के रूप में होगा, स्टार्च के रूप में होगा। लेकिन ग्लाइकोजन के रूप में किसमें होगा? जंतु, मानव, है ना? ऐसे पढ़े होंगे आप लोग। अच्छा, 5वां प्रश्न को देखिए। 5वां प्रश्न है पादप कोशिका भित्ति। मतलब सेल वॉल की संरचना जो है मुख्य रूप से कितने स्तरों की होती है? कितने स्तर की होती है? त्रिस्तरीय होती है, इसमें सोचना ही नहीं है, त्रिस्तरीय होगी और ये सब हम पढ़ा चुके हैं। कौन-कौन होगा कमेंट कर दीजिए। पौधों की कोशिका भित्ति प्राकृतिक में कौन जो है कैसी होती है? तो पौधों की कोशिका भित्ति प्रकृति में कैसा होती है बता सकते हैं? तो हम बताएँगे भाई परागम्य होती है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा। सॉरी ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा। अच्छा, पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक कौन-सा तत्व है भाई? बता दीजिए। तो हम बताएँगे पौधे की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक अगर हमसे पूछ रहा है, तो हम तो जवाब अच्छे से दे सकते हैं ना। क्या देंगे? कैल्शियम देंगे। कैल्शियम इम्पोर्टेंट है, बी आंसर है, सी है। चलिए, कौन-सा कोशिकांग जो है केवल पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल में ही उपस्थित होता है? तो हम जानते हैं हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है ना? चलिए। अब 9वां प्रश्न देख लिए, किस पौधे को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल आवश्यक होती है? किसको सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है? तो हम बताते हैं यूकेलिप्टस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूकेलिप्टस जल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको जल्दी-जल्दी कबाड़ के फेंक दिया जाता है, ज़्यादा पानी करोगे भाई तो हम कहाँ से पिएँगे? अत्यधिक जल अवशोषित करने के कारण किस पौधे को पर्यावरणीय संकट कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है, यूकेलिप्टस को ही कहा जाता है। समझ गए? ज़्यादा जल का इस्तेमाल कर लेता है। अगर मान लीजिए 11वां प्रश्न की बात करें, 11वां प्रश्न है कि द्वितीय कोशिका भित्ति किन पदार्थों से निर्मित होता है बताइए? तो हम बताएँगे सेलुलोज, पेक्टिन और क्या बोलते हैं? लिग्रीन, ठीक है? लिग्रीन बोलिए। चलिए, 12वां प्रश्न है क्लोवर लीफ मॉडल का प्रतिपादन सर्वप्रथम जो है किसने किया? क्लोवर लीफ, लीफ माने पत्ता, मॉडल का जो प्रतिपादन किसने किया था? इनका नाम बताइए। रॉबर्ट हॉली को बताएँगे। रॉबर्ट हॉली तो है नहीं ऑप्शन में। रॉबर्ट हॉली नहीं है, रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक है। होली को ही हुक कर दिया है। यहाँ पे देखिए, देखना पड़ेगा 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, देखिए ये गलत हो गया, हुक नहीं होगा। हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है हम सोच रॉबर्ट होली, होली, होली का काम है, ठीक है? प्रतिवादी थोड़ा-सा हम भी मिस्टेक कर गए, ऑप्शन ऐसा हो गया। देखिए, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस तो हम जान गए, किसे कहते हैं? गाल्जिका को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का, ठीक है? ऊर्जा का याद रखेंगे, ठीक है? और सुनिए, 14वें प्रश्न की बात करते हैं। किस कोशिकांग को जो है पाचन थैली कहा जाता है? तो पाचन थैली किसे कहते हैं बताइए? तो पाचन थैली किसे कहिएगा? और दिन प्रश्न का लाइसोसोम को पाचन थैली कहेंगे क्योंकि आत्म-हत्या की थैली यही है ना? और चलिए 15वां प्रश्न पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं से जो है किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है बताइए तो? पादप कोशिका पौधे जो है जंतु कोशिका में अंतर क्या है? तो हम बताएँगे तारक केंद्र का नाम सुने हैं? सुने होंगे। उसके कारण होता है। सेंट्रियो सेंट्रिओला बोल दीजिए, ठीक है? इसके कारण होता है। याद रखिएगा ऐसे कोशिका भित्ति के कारण भी होता है, झिल्ली के कारण भित्ति बॉल होते हैं, पादप में बॉल होते हैं, उसमें नहीं होते जंतु में।
और सुनिए, सौर कोशिका किस सिद्धांत पर कार्य करती है? सौर कोशिका जो है किस सिद्धांत पर कार्य करेगी? तो हम जानते हैं प्रकाश विद्युत इफ़ेक्ट पे काम करेगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पे काम करती है। 17वां प्रश्न है पादपों से प्राप्त टैनिन का उपयोग जो है मुख्य रूप से किसमें होता है बताइए? तो हम बताएँगे ये तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चमड़ा एवं स्याही ये भी पढ़ चुके हैं, दोबारा हो रहा है रिपीट। पौधे के घाव को भरने में किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्राउ मैटिन का ट्राउ मैटिन बोलेंगे। कोशिका में जीवित अंश जीव द्रव किससे मिलकर बनता है बताइए तो? तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग ये भी बोल दीजिएगा। अगर मान लीजिए 20वां प्रश्न पूछे, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? बताइए। तो इसमें लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? ये हो गए 20। अब चलिए आगे, अब आते हैं कोशिका विज्ञान का 5। देखिए 6-7 हुआ है, इसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलिए, कोशिका विभाजन का जो है हम देखेंगे, इसका भाग 5 देखेंगे, ठीक है? चलिए, देखिए पहला प्रश्न है पुष्पों एवं फलों के रिक्तियों में रंग प्रदान करने वाला तत्व जो है कौन-सा है? रंग प्रदान करता है, फूल या फलों में जो है रंग प्रदान करता है, तो वो है एंथोसायनिन, ठीक है? क्या है? एंथोसायनिन। चलिए ये हो गया। अगर दूसरा पूछे, फूल और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग जो है प्रदान करने के लिए जो है कौन उत्तरदायी है? मतलब कौन इम्पोर्टेंट है? बताइए। बताएँगे तो उसे हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्रोमोप्लास्ट। ये जो है क्या करेगा फूल हो या बीज हो उसमें आकर्षण रंग अगर दे रहा है क्रोमोप्लास्ट। छुई-मुई सुने होंगे, शर्माने वाला जो पेड़-पौधा होता है, छुई-मुई के पौधों की पत्तियों को छूने पर किस कारण से सिकुड़ जाता है? बताइए। कंपन-गुंजन के कारण सिकुड़ जाएगा और क्या? सिस्मोनेस्टी। चलिए वो सॉरी। कवक की बात करें और इष्ट की बात करें, तो फंगी और इष्ट की बात करें कि कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है बताइए? किस पदार्थ की बनी होगी? तो काइटिन की बनी होती है, ये तो हम भी जानते हैं। अब बताइए प्रकाश संश्लेषण की दर जो है किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है? बताइए प्रकाश का तो हम जानते हैं लाल रंग में होती है। प्रकाश का रंग लाल। प्रकाश संश्लेषण की दर की रेट की बात करें किस रंग में जो है प्रकाश में न्यूनतम होती है? न्यूनतम। तो हरा में न्यूनतम होगा, ऐसा लाल में ज़्यादा होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वाधिक संख्या अगर पूछे कहाँ पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की? तो कीटो की उड़ने वाली जो पेशियाँ होती है, उसमें होता है, ठीक है? अब बताइए कि जंतु कोशिका को गति प्रदान करने वाला मुख्य कोशिकांग कौन-सा है? जंतु को गति देता है, तो सिलिया नाम का एक होता है, याद रखिएगा कोशिकांग होता है। अब देखिए जंतु कोशिकाओं में ऊर्जा का संग्रह मुख्य रूप से किस रूप में होता है? ऊर्जा का संग्रह किया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोजन के रूप में होगा जंतु में, स्टार्च के रूप में, मतलब मंड के रूप में किसमें होगा? पौधे में, पादप में। अब देखिए वाहिनिकाएँ एवं वाहिकाएँ मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है? जाइलम में पाई जाती है। किसमें? जाइलम में पाई जाती है। ये हो गया 10 क्वेश्चन और चलिए कोशिका विज्ञान और अनुवांशिक की बात करें। जीन शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? जीन शब्द का, तो विलियम जॉनसन ने किया था। याद रखिए। रिवर्स प्रतिलेखन की बात करें। दूसरा प्रश्न है रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? रिवर्स प्रतिलेखन का। तो हम बताएँगे ये जो थे टेमिन और बाल्टीमोर ने किए थे। ठीक है? ऑप्शन नंबर जिन विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ जिसे आरएनए बोलते हैं, होता है उसे क्या कहते हैं बताइए? तो उसे हम रेट्रो विषाणु कहते हैं। रेट्रो विषाणु कहा जाता है। सॉरी सर्दी हो गए हैं। गुणसूत्र की बात करें, गुणसूत्र क्रोमोसोम में 2 जो है क्रोमेटिड जिन स्थान पर एक दूसरे से जुड़ते हैं, वह क्या कहलाते हैं? बता दीजिए। तो हम बताएँगे सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ सुनते जाइए। गुणसूत्र का शीर्ष भाग जिसे टिप बोलते हैं, क्या कहलाता है? 5वां प्रश्न है। तो इसे टेलोमियर कहते हैं। ठीक है? अगर आपसे पूछे मानव शरीर की कोशिकाएँ या कोशिकाओं में जो गुणसूत्र है, की कुल संख्या कितनी होती है? 46 होती है, ये सब जानते हैं। मानव में लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों का कौन-सा जोड़ा होता है? तो हम जानते हैं 23वां जोड़ा होता है। 23वां जोड़ा होता है मतलब एक्स और वाई होता है, ये हम जानते हैं। अगर पूछे डीएनए जो है किसका बहुलक है? मतलब पॉलीमेयर है, बताइए? तो हम बताएँगे न्यूक्लिक ओटाइड्स का, तो न्यूक्लिक ओटाइड्स का है। अच्छा, अब बताइए 9वां प्रश्न, किस कोशिकांग को जो है आरएनए का भंडार गृह कहते हैं? बताइए?
तो हम बताएँगे अंडा जो है इसका है, केंद्रक का, न्यूक्लिक का, न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस। चलिए, चलिए आगे चलेंगे कि डीएनए अणु में जो है थाइमिन के स्थान पर आरएनए में कौन-सा क्षार पाया जाता है? बता सकते हैं? तो हम बताएँगे हाँ, यूरेसिल पाए जाते हैं, ठीक है? ये भी समझ गए। 11वां प्रश्न बताइए। 11वां प्रश्न है क्लोवर लीफ मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो हम जानते हैं होली जी का नाम सुने होंगे, रॉबर्ट होली, ठीक है। दोबारा ये क्वेश्चन घुमाया है सिर्फ। अब बताइए जंतु कोशिकाओं में ऊर्जा का भंडार जो है भंडारण किस रूप में होता है? बताइए। तो जंतु में अगर होगा तो ग्लाइकोजन के रूप में होगा, कार्बोहाइड्रेट के रूप में होगा और पादप में स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में होगा। अगर पूछेगा 13वां प्रश्न कि उड़न पेशी मतलब फ्लाइट मसल्स जो होते हैं, में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है? बताइए, अभी जस्ट पढ़े हम लोग। तो सार्कोसोम्स बोलेंगे, ठीक है? सार्कोसोम्स इंग्लिश में हो गया। जंतु कोशिका को जो है गति प्रदान करने वाला अंग कौन-सा है? जंतु को अगर हम याद रखिए गति, स्पीड प्रदान करना है तो उसको हम पढ़े थे सिलिया, है ना? कवक की बात करें, कवक की कोशिका भित्ति बताइए किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति अगर पूछे किसकी बनी होती है? सेल वॉल। तो हम बताएँगे काइटिन का जो हम ऊपर पढ़े थे, खाली कवक ही नहीं था, एक और था। कमेंट कीजिए, जिसका नाम आप सुने होंगे ईस्ट, है ना? तो काइटिन का ही बना होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है किस रंग से है प्रकाश में न्यूनतम होता है? तो हरे रंग, है ना? हरा रंग पढ़े थे। अगर पूछे कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किन कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है बताइए? तो भाई जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। सेल वॉल बोले थे ना सिर्फ पादप में होता है, जंतु सेल में नहीं होता है। इस समय होगा कवक शैवाल होगा, कवक होगा, पादप कोशिका इस समय तो होबे करेगा। डीएनए में जो है कौन सी शर्करा जो है शुगर पाई जाती है बताइए? तो शर्करा अगर बोले डीऑक्सी राइजो पाया जाता है। डीएनए में। अब बताइए 19वाँ प्रश्न न्यूक्लिक ओटाइड किससे मिलकर बना है? बताइए तो? तो शर्करा तो होना ही चाहिए, है ना? बताइए शर्करा, क्षार और फॉस्फेट। तो जो है फॉस्फेट होता है तो इसमें अब तो आपको आंसर ये देना है कि शर्करा फॉस्फेट तो है ही, ठीक है? तो लेकिन इसमें जब कार्बनिक अणु आ जाए तो इसमें तीनों आ जाएगा शर्करा, क्षार और फॉस्फेट तीनों आ जाएगा। देखिए तीनों आ जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ इसका थंबनेल दे दूँगा। उस बुक के अनुसार जो आंसर है देखिए यहाँ पे इसका 20वाँ प्रश्न का कि 22 जोड़ी गुणसूत्र में जो पुरुष और महिला में जो समान होते हैं, क्या कहलाते हैं? बताइए। तो वो कहलाते हैं ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ऑटोसोम्स कहलाते हैं याद रखिएगा। चलिए ऑटोसोम्स ये हो गए। अब चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं छठा भाग। छठा भाग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास 2 भाग और हैं और उसके बाद हम समाप्त कर देंगे। ठीक है? और खत्म हो जाएँगे। तो चलिए देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए पृष्ठ नंबर 13 आप देखिएगा, उसका पेज नंबर डीएनए आरएनए की कोशिका जो तुलना है हम पढ़ेंगे। इसमें कोशिका विज्ञान और आनुवांशिक दोनों पढ़ेंगे। बाद में हम लास्ट एंडिंग जो करेंगे टिश्यू पे करेंगे, उत्तक पे करेंगे। उसके बाद कोशिका का जितना भी आज तक सवाल पढ़े थे, उसमें जितना घुमाया गया सवाल है सारा मैं करवा दिया हूँ। अगर कोशिका का एक भी भाग पढ़ के गए ना ज़िंदगी में कभी कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए, फिर दोबारा कोशिका मत पढ़िएगा, सिर्फ़ एमसीक्यू आएगा देखिए। डीएनए और आरएनए में बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताएँगे? तो प्रतिलिपिकरण कहलाता है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं। ठीक है? क्रिप्शन बोल दीजिए। प्रोटीन बनने की जो है अंतिम क्रिया क्या कहलाते हैं? तो अंतिम क्रिया क्या कहलाएगा? वही ट्रांसलेशन कहलाएगा। ट्रांसलेशन कहाँ है बताइए? ये है। ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? अभी जस्ट पढ़े ट्रांसक्रिप्शन क्या था? डीएनए, आरएनए बनने की प्रक्रिया। प्रोटीन बनने की अंतिम जो है ट्रांसलेशन बोलेंगे। टीआरएनए का मुख्य कार्य क्या है बताइए? बताइए? तो हम बताएँगे ऑप्शन नंबर सी अमीनो अम्ल को जो है राइबोसोम तक लाना। डीएनए की श्रृंखलाओं मतलब स्ट्रैंडर या स्ट्रैंड्स के मध्य जो है कौन-सा बंधन, बॉन्ड उपस्थित होता है? बताइए डीएनए की श्रृंखलाओं के मध्य जो है कौन-सा बंधन, बॉन्ड जो है उपस्थित होता है बता दीजिए? तो हाइड्रोजन बंधन होता है। 5वां प्रश्न बताइए। एडेनिन, थाइमिन के बीच जो है कितने हाइड्रोजन अबंधन जो होते हैं, मतलब बॉन्ड जो होते हैं, बताइए होते हैं? तो हम बताएँगे 2 ही होंगे और क्या इससे ज़्यादा थोड़ी होगा। ठीक है? साइटोसिन साइटोसिन को सी से बोलते हैं। गुआनिन, जी को। इन दोनों के बीच में कितने हाइड्रोजन आबंधन होते हैं मतलब बॉन्ड होते हैं? तो 3 होते हैं, ठीक है? कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये पेज के अनुसार देखें तो 2 या 3 लिखा जाता है। तो 2 या 3 दोनों होते हैं, लेकिन 3 अगर है तो 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए ए और टी में अगर देखा जाता है, तो 2 पाए जाते हैं और सी और जी में 3 होते हैं। तो ए से मिला के तो उसको छोड़िए आगे बढ़ते हैं। तो सर ए और टी बाद में बताएँगे। तो इतना ज़रूर जान लीजिए 3 जो होते हैं जैसे कि इसका शब्द अगर पूछे तो डिऑक्सी, राइबोज शर्करा,
फास्फोरिक एसिड और क्षार, ये तीनों का होता है, इसलिए, ठीक है? अणुओं से मिलकर बनता है। अगर मान लीजिए पूछे आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन-सा बेस मतलब क्षार उपस्थित होता है, बता दीजिए? इसका भी तो आंसर बता सकते हैं, बताइए? तो हम बताएँगे यूरेसिल होंगे, यूरेसिल होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड कितने अणुओं से मिलकर बना होता है? बताइए, कितने अणुओं से मिलकर बनता है? इसका बता सकते हैं? तो हम बताएँगे 3 शर्करा, है ना? शर्करा, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस क्षार, याद रखिएगा। यही तो होता है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। वहाँ पे थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे इसी का आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया 3 के रूप में बता दिया। लेकिन ये 2 या 3 दोनों आंसर हो सकते हैं, याद रखिएगा। तो 3 है तो 3 दीजिएगा ज़्यादातर, फिर उसके बाद 2 ठीक है। ये बताना इसलिए था क्योंकि ये जो न्यूक्लिक ओटाइड है, उसका 3 शर्करा, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस के रूप में बाँटा गया है। और भी सवाल हैं जो कि जुड़ा हुआ है, एक-दूसरे से कड़ी जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका अलग थोड़ा-सा अर्थ होता है। लेकिन उस अर्थ को बताने में थोड़ा लंबा चला जाएगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि ये आंसर सेम ही है। पादप कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण किस रूप में होता है कार्बोहाइड्रेट का? बताइए। ग्लाइकोजन के रूप में होगा और क्या होगा, है ना? क्योंकि ग्लाइकोजन और कार्बोहाइड्रेट हमारे जंतु के लिए तो अलग चीज़ है, लेकिन हमारे पादप कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण हो अगर पूछेगा तो ग्लाइकोजन के रूप में। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, गलती हो गया। देखिए, यहाँ पे है 9वाँ क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण किस रूप में होता है? तो अरे भाई, हम जानते हैं जंतु में ग्लाइकोजन और कार्बोहाइड्रेट होता है, हैं? लेकिन अगर पादप कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण के रूप में पूछे तो मंड के रूप में जानते हैं, स्टार्च के रूप में जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब इसी में ये इस क्वेश्चन को देखिए कि भाई जंतु कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण किस रूप में होगा? तो भाई ग्लाइकोजन के रूप में होगा, याद रखना है। अगर पूछ दे डीएनए, मतलब डीएनए का अधिकांश मात्रा जो है कोशिका में जो है कहाँ पाया जाता है? बता सकते हैं? तो हम बताएँगे केंद्रक में पाया जाता है। किसमें? केंद्रक में। न्यूक्लियस न्यूक्लियस में। अगर पूछे जीन, तो जीन शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम जो है किसे किसने किया था? जीन शब्द का, बताइए? विलियम जॉनसन ने किया था, ये हम पढ़ चुके हैं। रिवर्स प्रतिलेखन की बात करें, मतलब ट्रांसक्रिप्शन की बात करें कि खोज किसने किया? बताइए? तो हम जानते हैं टेलीमन और बाल्टीमोर ने किया था। ये सब सवाल हम पढ़ चुके हैं। अगर पूछे जिस विषाणु मतलब वायरस में आनुवांशिक पदार्थ केवल आरएनए में मतलब आरएनए होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम रेट्रो विषाणु बोलते हैं। रेट्रो विषाणु ये भी पढ़ चुके हैं, बस सवाल को घुमाया है। गुणसूत्र में शीर्ष भाग अगर पूछे क्या कहलाता है? गुणसूत्र में शीर्ष भाग तो टेलोमियर कहलाता है या टेलोमियर भी कहते हैं। अगर मानव शरीर में कोशिकाओं में अगर गुणसूत्र की संख्या पूछे तो 46 हम जानते हैं, ठीक है। कौन-सा कोशिकांग जो है जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, किंतु पादप कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो हम जानते हैं तारक केंद्रक होता है, सेंट्रोइल या सेंट्रोसोम बोलते हैं, है ना? ये नहीं होता है, दोनों में अंतर अगर देखा जाए तो सेल वॉल का अंतर भी होता है। क्या सवाल क्या था? दोनों में अनुपस्थित होता है ना? अगर पूछे कौन-सा कोशिकांग जो है पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं होता है, तो हरित लवक नहीं होता है, ये हम जानते हैं, है ना? क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है और वो भी तारक वाला भी अंतर है। अगर पूछे 2 क्रोमेटिडियस के जुड़ने का स्थान क्या कहलाता है? बताइए। तो उसे हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। चलिए, आगे चले 20वां प्रश्न। डीएनए, आरएनए बनने की प्रक्रिया। अभी इमेज हम बुक दे देंगे, बुक के हिसाब से आप रख लीजिएगा। डुप्लीकेशन, ठीक है? ये क्या कहलाएगा? बताइए। डीएनए, आरएनए ये बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? पढ़ चुके हैं। रिप्लिकेशन बोलेंगे, रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए, ये हो गया। आ जाइए। अब आते हैं पृष्ठ 14 अंतिम एक और होगा 8वां जो कि कोशिका से संबंधित होगा। मतलब ऊतक से संबंधित होगा। चलिए अब खत्म करते हैं, इसमें भी 20 प्रश्न हैं और खत्म करेंगे। कि देखिए, इसीलिए मैंने कोशिका विज्ञान का जो मानव शारीरिक जो संबंध है भाग 7 में डाला है और इसमें याद रखिए विशेष रूप से ऊतक का पढ़ेंगे। 2 सेट होगा 14 पृष्ठ पेज में जो है 2 है। 1 हिस्से या 2 हिस्से। तो 1 हिस्से का विषय और दूसरे हिस्से का भी 20 है, मतलब 40 क्वेश्चन है, जो कि 30 से भी संबंधित है। और याद रखिएगा ये हम इसलिए लिख दे रहे हैं कि अगर बुक आप लेना चाहें तो बुक लीजिएगा, थंबनेल में लगा दूँगा। उस बुक के हिसाब से आप मिलाते रहिएगा एमसीक्यू मैंने उसी बुक से वन लाइनर बुक है उसका एमसीक्यू तैयार किया हूँ। क्योंकि वन लाइनर पढ़ा चुका हूँ 9 घंटे का भी और आपको 6 घंटे का। बायोलॉजी 6 घंटे का और फिजिक्स, केमिस्ट्री 9 घंटे का है। और सुनिए, अगर पूछे जंपिंग जिन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? जंपिंग जिन बताइए। ये सब सेल से पढ़ रहे हैं, सोचिए सेल से कितना क्वेश्चन मैंने तैयार किया है कि अगर आपसे पढ़ के जाएगा तो छूटेगा नहीं। बताइए जंपिंग जिन। तो जंपिंग जिन की अगर बात करेंगे तो बारबरा मैक मैकलिन कॉट मैकलिन
टॉक भी बोल सकते हैं, मैक्लिनकॉट भी बोल सकते हैं। मैक्लिनटॉक बोलिए ज़्यादा अच्छा है। अगर पूछे बारबरा मैक्लिनटॉक ने जो है किस पौधे पर प्रयोग के दौरान जंपिंग जिन की खोज की थी? बता दीजिए। बता सकते हैं तो हम बताएँगे। मक्के का नाम सुने होंगे, मक्के खाए होंगे, भुट्टा मक्के, है ना? बारिश के मौसम में। चलिए, अगर बात करें जंपिंग जिन को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? जंपिंग जिन वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं उसे? बता सकते हैं? तो हम बताएँगे ट्रांसपोज़ोन कहते हैं, ट्रांसपोज़ोन कहते हैं। अगर आपसे पूछे देखिए उसका जो आप पढ़े हैं क्लिनटॉक पढ़े हैं, तो हम मैक क्लिनटॉक भी बोलते हैं, ठीक है? मैक को अलग कर देते हैं, क्लिनटॉक को अलग कर देते हैं, वैज्ञानिक का नाम है। मानव शरीर में जो है लसिका कोशिका जो होता है, मुख्य रूप से किस अंग में पाया जाता है लसिका कोशिका? तो हम बताएँगे प्लीहा में पाया जाता है, स्पिनल में पाया जाता है, ये तो हम भी जानते हैं। अगर पित्तपिंड की बात करें, पित्तपिंड मादा जो शरीर होता है, मादा शरीर के किस अंग में पाया जाता है? पित्तपिंड, मादा में, ठीक है? महिला में, ऐसे याद रखिएगा। तो मादा की बात हो रही है, तो उसमें पित्तपिंड अगर पूछे तो अंडाशय, ओवरी, है ना? याद रखेंगे। अंडोत्कर्ष अंटो उत्कर्ग है, ठीक है? ओव्यूलेशन बोलिए। के पश्चात जो है ग्राफिक पूटक ऊतक जो होते हैं का शेष भाग किसमें बदल जाता है? ये इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है। तो पित्तपिंड में ही बदल जाएगा और क्या बदलेगा? ठीक है? अंडों वाला बात आएगा तो पित्त पिंड में होगा। चलिए आगे चलें। अब बताइए पित्तपिंड जो है कौन-सा हार्मोन सर्वाधिक मात्रा में स्रावित करता है? हाँ, पित्त जो है सबसे ज़्यादा तो प्रोजेस्टेरोन करता है, सबसे सर्वाधिक। ठीक है? सॉरी चलिए, अब आते हैं 8वें प्रश्न। 8वां प्रश्न है प्रक्रमित कोशिका मृत के कोशिकांग या कोशिकीय नियंत्रण को क्या कहते हैं? कंट्रोल को क्या कहते हैं? बताइए। तो हम बताएँगे एपोप्टोसिस ऐसा बोल दीजिए, है ना? अगर मान लीजिए पूछे जन्म के पश्चात मनुष्य के जो है किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो जन्म के पश्चात संपूर्ण याद रखिए मनुष्य में किस ऊतक टिश्यू में जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो हम बताएँगे तंत्रिका ऊतक में नहीं होता है, नर्वस सिस्टम में नहीं होता है। अच्छा, मनुष्य की बात करें, मनुष्य के शरीर में या शरीर की किन कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है? तो अभाव की बात करें, कमी की बात करें, तो हम बताएँगे त्वचा की बाहरी परत में और आँखों के लेंस की कोशिका में जो है केंद्रक का अभाव पाया जाएगा आपको। तो ए और बी दोनों होंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे ये सवाल पूछे कि लाल रक्त कोशिका जिसे हम आरबीसी बोलते हैं, की आकृति कैसी होती है? बता सकते हैं? तो अभय अभया अब्दल बोल दीजिए, मतलब वाई कैन कैव बोल दीजिए। अब्दल बताइए, उभय अब्दल, इसी को तोड़ दिया है। वाई कैन कव कैन कैव अब्दल इस है ना? कवक की कोशिका में संचित भोजन किस रूप में होता है? फंगी में, बता सकते हैं? तो हम बताएँगे ग्लाइकोजन के रूप में ही होगा कवक को। और भी चलिए, क्लोरोफिल में मुख्यतः जो है कौन-सा वर्णक मतलब पिगमेंट पाए जाते हैं क्लोरोफिल में? वो भी क्लोरोफिल में बाँटा हुआ है। तो इसमें जो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन ये सब पाए जाते हैं। उपरोक्त में से सभी होंगे क्लोरोफिल में। अगर पूछे खाड़ी क्षेत्रों में मतलब साल्ट वाले एरिया में, नमक वाले एरिया में उगने वाली जो वनस्पति है क्या कहलाती है? उसे बता सकते हैं? तो हम बताएँगे हेलोफाइटस कहलाता है। हेलोफाइटस इसलिए कहलाएगा क्योंकि नमक क्षेत्र में पाया जाता है, खारे क्षेत्र में पाया जाता है। सभी जीवित प्राणियों की उत्पत्ति जो है किस रूप में होती है? किस रूप में होगा जीवित प्राणियों का? तो हम बताएँगे एक कोशिकीय में आएँगे। एक कोशिकीय ज़ाइगोटा के रूप में होते हैं। अगर ये बात हो गई तो 16वां प्रश्न बता दीजिए। 16वां प्रश्न है गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए कौन-सा हार्मोन्स आवश्यक है? तो हम बताएँगे प्रोजेस्टेरोन आवश्यक है। ये इम्पोर्टेंट है गर्भावस्था बनाने के लिए। यही हार्मोन स्रावित करती है महिलाओं के लिए पित्त में भी आपको मिलेगा। कोशिकाओं का कौन-सा अंग जो है जो है श्रृंखलाओं का उपयोग कर ऊर्जा प्रदान करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया ही तो ऊर्जा प्रदान करता है और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है परिवहन होता है, ये हम जानते हैं। तो काहे नहीं बोलेंगे श्वसन वही तो हुआ, ऑक्सीजन तो है। तो नॉर्मल बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन का ही भी बोल सकते हैं। डीएनए के ऐसे भाग जो अपनी स्थिति मतलब पोजीशन बदलते रहते हैं, क्या कहलाते हैं? बता सकते हैं? बता दीजिए। तो पोज़ोन कहते हैं, ट्रांसपोज़ोन। ठीक है? याद रखिएगा। अगर मान लीजिए पूछ दे 19वां प्रश्न है 19वां प्रश्न है त्वचा की सबसे बाहरी परत की प्रकृति कैसी होती है? तो हम बताएँगे केंद्रक वाहिनी होती है, विहिनी होती है, सॉरी। अगर आपसे पूछे कि पित्तपिंड प्रोजेस्टेरोन के अलावा किन हार्मोन्स का स्राव करती है? तो हम जानते हैं पीतपिंड जो है प्रोजेस्टेरोन तो करता ही है और भी करते हैं जो कि एस्ट्रोजन करेंगे और रिलैक्सिंग भी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होंगे। समझ गए? चलिए आगे चले और बातें करते ये हैं कि हम अंतिम पृष्ठ है 15 पृष्ठ नहीं 14 पृष्ठ में ही उत्तर का महत्वपूर्ण है।
चलिए, अब इसमें सवाल देखते हैं और इसका अंतिम पड़ाव खत्म करते हैं। ठीक है? तो चलिए, तो देख लीजिए, रचना, उत्पत्ति तथा काज में समान क्रियाओं के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहिएगा बता दीजिए? तो उत्तक ही तो कहेंगे, टिश्यू ही तो कहेंगे। रचना कर रहा है, उत्पत्ति कर रहा है, काज कर रहा है तो भाई अगर मान लीजिए उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? तो उत्तक टिश्यू शब्द का प्रयोग कौन किया? विचेत का नाम आता है, विचेत जी किए थे। अगर पूछे जीव विज्ञान की शाखा मतलब किस शाखा के अंतर्गत उत्तकों मतलब टिश्यू का अध्ययन किया जाता है? उसका अध्ययन का नाम बताइए? तो औतिकी, औतिकी मतलब हिस्टोलॉजी, समझ गए? अगर मान लीजिए हिस्टोलॉजी की लॉजिक बोलिए, शाखा की स्थापना किस वैज्ञानिक ने की थी? उस वैज्ञानिक का नाम बताइए? तो मार्सेलो मेलपीगी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछे हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी का नाम जो शब्द का नामकरण है जो कि 18 मतलब 1819 बोलिए, ठीक है? में किसने किया था हिस्टोलॉजी? तो हम बताएँगे मायर का नाम सुने हैं? मायर जी, ठीक है। पौधे में पानी ऊपर किसके द्वारा पहुँचता है जी? बता दीजिए, तो जाइलम ऊतक द्वारा पहुँचेगा, टिश्यू द्वारा पहुँचेगा। मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा कौन-सा है बताइए? मानव त्वचा का बाहरी त्वचा जो है स्किन स्किन जो बाहरी हिस्सा है उसे क्या कहते हैं? ये सवाल होना चाहिए, तो बताइए। तो एपिडर्मी कहा जाता है। अच्छा, मांसपेशी, मांसपेशी को हड्डी, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले टिश्यू को क्या कहते हैं? तो अगर मांसपेशी और हड्डी जुड़ रहा है तो उसे टेंडन कहेंगे और हड्डी जुड़ेगा तो उसे क्या कहिएगा? लिगामेंट कहिएगा, लिगामेंट, है ना? ये नहीं कहिएगा? चलिए, आगे बताइए। रक्त, ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है? एक संयोजी ऊतक है ये। कनेक्टिविटी टिश्यू बोला जाता है रक्त को। अगर पूछे लिगामेंट और टेंडन किस प्रकार के ऊतक हैं? बता सकते हैं? तो यह एक संयोजी तंतु ऊतक माने जाते हैं। कनेक्टिविटी फाइबर टिश्यू बोलिए। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये भाई एक-दूसरे को जोड़ते हैं, है ना? लिगामेंट हो या टेंडन हो, ये जोड़ने का काम करते हैं। टेंडन मांसपेशी और हड्डी को जोड़ेगा, लिगामेंट हड्डी-हड्डी को जोड़ेगा, है ना? ऐसे ही पढ़े हैं ना? ऊँट का कुबड़ा, जो कुबड़ापन दिखते हैं ऊँट में, किस ऊतक से निर्मित होता है? संयोजी ऊतक की वसा, तो उसमें वसा फैट होता है ना, इसलिए वसा ऊतक होते हैं। ठीक है? अगर मान लीजिए त्वचा के बाहरी स्तर पर पाए जाने वाला ऊतक का नाम बताइए। त्वचा पर जो बाहरी स्तर में पाया जाता है, तो स्थलकी ऊतक कहा जाता है उसे, क्योंकि वो स्थलकी रहेगा तभी तो बचेंगे। अगर आपसे पूछेगा पादप की जड़ों तथा तनों के सिरों पर किस प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं? बता सकते हैं? तो जैसे ही सिर पे पाया जाएगा तो शीर्ष स्थल अस्थ विभाज्य पाया जाएगा और का मेरिस्टेम पाया जाएगा। अगर मान लीजिए फ्लोएम, फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? फ्लोएम का मुख्य कार्य यही है कि पत्ती द्वारा निर्मित जो भोजन है, भोजन का पहुँचाने का काम करता है। ठीक है? पहुँचाने वाला भागों तक पहुँचाता है ये, याद रखिएगा। किस पादप ऊतक में चालिनी नलिका पाई जाती है? चालिनी नलिका, तो आप बताएँगे फ्लोएम। फ्लोएम कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। सहकोशिकाएँ बताइए। सहकोशिकाएँ किस ऊतक का हिस्सा है? बता दीजिए। तो ये भी फ्लोएम का हिस्सा है। ठीक है, ये भी समझ गए। 17वाँ प्रश्न बता देंगे। वह ऊतक जो विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों एवं अंगों को जोड़ता है, क्या कहलाता है? बता दीजिए। तो संयोजी ऊतक कहलाता है। कनेक्टिविटी टिश्यू कहेंगे। अगर आपसे और सवाल पूछे कि संयोजी ऊतक मानव शरीर के लगभग कितने प्रतिशत भागों का निर्माण करता है बता सकते हैं? तो हम बताएँगे 30% भाग हमारा निर्माण जो होता है टिश्यू से ही होता है। याद रखेंगे। तो हिस्टोलॉजी शब्द जो है किस वर्ष दिया गया था? हिस्टोली शब्द जो आया था किस वर्ष? तो 1819 में हम पढ़े थे। कौन दिए हैं बता दीजिए? अब देखिए मार्स मार्स मार्सेलो मेलपीकी मेलपीकी किस देश के वैज्ञानिक थे भाई? तो भाई इटली के थे, यही तो थे, इटली के बाबा। ठीक है, चलिए तो ये हो गए हमारे खत्म। ठीक है, क्लियर हो गए। देख लीजिए। अब चलेंगे नेक्स्ट आएँगे जो कि देखते हैं आप इसे कितना लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं। इसी तरह आते हैं, फिर आ रहे हैं एनसीईआरटी का वन लाइनर फिर से आ रहे हैं, जो कि स्पेशली बीपीएससी, बिहार, एसएससी और बीपीएससी एडीओ के लिए आ रहे हैं। तो उसमें भी महामैराथन ही रहेगा, देख लीजिएगा ज़रूर। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।